तो हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करेंगे साम्यावस्था का भाग 12। तो इसमें हम पढ़ेंगे दुर्बल अम्लों के आयनन स्थिरांक। तो स्टार्ट करते हैं। और इस वाले पार्ट में आप एनसीईआरटी से रीड करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और मैं भी इसमें एनसीईआरटी के थ्रू ही जो है रीड करूँगा और उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोग को। तो स्टार्ट करते हैं। आइए जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित एक दुर्बल अम्ल HX पर विचार करें। निम्नलिखित समीकरणों में से किसी भी समीकरण द्वारा अवियोजित HX एवं आयनों H पॉजिटिव एक्वस तथा X नेगेटिव एक्वस के मध्य स्थापित साम्यावस्था को प्रदर्शित किया जा सकता है। HX aqueous plus H2O liquid gives H3O positive aqueous plus X minus aqueous। ठीक है। तो इन्होंने इसमें पहले एक रिएक्शन कंसीडर की है, किसी भी एक वीक एसिड या फिर क्या कहते हैं दुर्बल अम्ल HX पर विचार किया है। और H होना किसी भी अम्ल में जरूरी है, तो H पॉजिटिव हो गया और X नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि इसको अवियोजित करेंगे HX और H पॉजिटिव आयनों द्वारा, और इसमें X नेगेटिव निकल जाएगा। ठीक है। तो अब जब HX मतलब किसी भी एसिड या फिर अम्ल को पानी में डालेंगे तो वो H3O पॉजिटिव और X नेगेटिव ये जो दो चीजें बन जाएंगी। ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता मोलैरिटी। अब इसमें सांद्रता की यूनिट मोलैरिटी ली है इन्होंने। आई होप कि मोलैरिटी का आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता होगा। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स जो है एक लीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है इसमें। ठीक है। तो इसमें इन्होंने मोलैरिटी सी ली है, कॉन्सेंट्रेशन सी लिया। ठीक है। स्टार्टिंग में तो HX जो हमारा वीक एसिड है उसका स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने क्या लिया है, सी लिया है इसमें। एक सेकेंड, अब आपको दिखेगा लेजर ये रही। ठीक है। ठीक है। HX एक्वस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस X माइनस निगेटिव। ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी हमारे पास, C। और ये यहाँ पे अभी 0 0 का स्टार्टिंग में। अब माना माना अल्फा जो है इसका आयनीकरण की मात्रा है। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा, C अल्फा यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि इससे आयनीकरण होगा, इससे H पॉजिटिव निकलेगा और इसमें जाके इन दोनों में जुड़ेगा। तो इसमें C अल्फा माइनस होगा और यहाँ पे C अल्फा पॉजिटिव। अब इसमें ये देखिए, इससे C अल्फा माइनस हुआ है, स्टार्टिंग में C था तो यहाँ पे C माइनस C अल्फा, और यहाँ पे 0 था तो C अल्फा, और इसमें ऐड हो गया C अल्फा। ठीक है। जहां ठीक है, हाँ, जहाँ सी जो है वो अवियोजित अम्ल HX की प्रारंभिक सांद्रता तथा अल्फा जो है वो HX की आयनन की मात्रा है। इसमें वही इन्होंने समझाया है। इन सांकेतकों का उपयोग करके हम उपर्युक्त अम्ल वियोजन साम्य के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक व्युत्पन्न कर सकते हैं। इसमें होगा के अल्फा या के ए इक्वल टू, एसिड के लिए है तो के ए होगा, सॉरी अल्फा नहीं, के ए इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है। अब देखिए कहाँ से आया ये। अब इन्होंने इसमें इनको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C 1 माइनस अल्फा, इन्होंने कॉमन ले लिया C। ठीक है। इक्वल टू C अल्फा का स्क्वायर, अब यहाँ से C से C गया तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है। ये हो गया अल्फा। के ए को अम्ल HX की वियोजन या आयनन स्थिरांक कहते हैं। इसे वैकल्पिक रूप से हम इस प्रकार मोलरता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब मोलैरिटी के रूप में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो के अल्फा इक्वल टू के ए इक्वल टू H पॉजिटिव X नेगेटिव अपॉन HX। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या था हमारे पास, C अल्फा। ठीक है, C अल्फा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X नेगेटिव हमारे पास क्या था, C अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ गया, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX ये क्या था हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX C माइनस C अल्फा। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ गया, फाइनली इसका एक्सप्रेशन आ गया। तो इसमें वही इन्होंने लिख रखा है, किसी निश्चित ताप पर के ए का मान अम्ल HX की प्रबलता का माप है, अर्थात के ए का मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। के ए विमान रहित राशि है। ठीक है। जिसमें सभी स्पीशीज की सांद्रता का मानक अवस्था 1 मोलैरिटी है। विमान रहित मतलब जैसे अभी बताते हैं, पहले पूरा पढ़ लेंगे। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए पीएच मापक्रम इतना उपयोगी है, इसे पी के डब्ल्यू के अतिरिक्त अन्य स्पीशीज एवं राशियों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से पी के मतलब जैसे पी एच होता है वैसे पी के होता है।
तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। तो जब भी पी लगता है, मतलब पी लगता है, तो उसमें नेगेटिव लॉग उस वैल्यू उसकी वैल्यू हो जाती है। ये एक फॉर्मूला है, पीएच में भी यही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे ये है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें इन्होंने, ये तो आप समझ गए हैं, तो इसमें ये एक चीज ये है कि हाँ, हम लोगों ने के ए की वैल्यू निकाल दी है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि दुर्बल जो अम्ल होते हैं उनका, हमारा जो टॉपिक है कि उनके आयनन का स्थिरांक निकालना है। तो कितना जो है अम्ल एक दुर्बल है और कितना एक प्रबल है, उससे हम लोग के ए की वैल्यू से पता करते हैं, ठीक है। अर्थात के का मान जितना अधिक होगा, अब अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। तो इससे हम लोग के की वैल्यू से पता कर सकते हैं कि कितना जो एसिड है, अम्ल कितना स्ट्रांग है, कितना प्रबल है। और इसमें विमार रहित राशि है। विमार रहित राशि का मतलब जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे आप डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, ठीक है। डेंसिटी की क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसे करके। वैसे कुछ कुछ जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, वो विमार रहित राशि है। वैसे ही के भी बीमार रहित राशि है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी इसमें मोलैरिटी का वो है, और इसमें नीचे भी मोलैरिटी है। तो इस वजह से ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अम्ल के आयनन स्थिरांक के ए तथा प्रारंभिक सांद्रता, अब मैं एनसीईआरटी भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ में। अम्ल के आयनन स्थिरांक के तथा प्रारंभिक सांद्रता सी ज्ञात होने पर समस्त स्पीशीज की साम्य सांद्रता तथा अम्ल के आयनन की मात्रा से विलयन की पीएच की गणना संभव है। तो हमने पीएच की गणना कर ली है, ठीक है, पीके की वैल्यू से। अब देखिए कैसे करेंगे हम। ओके, ठीक है। हाँ, दुर्बल, हाँ, दुर्बल वैद्युत, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ। हम्म, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की पीएच इन पदों से निकाली जा सकती है। पहला पद क्या है, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स देख रहे हैं हम लोग। वियोजन से पूर्व उपस्थित, हाँ, वियोजन से पूर्व उपस्थित स्पीशीज को ब्रॉन्स्टेड लॉरी अम्ल क्षारक के रूप में ज्ञात किया जाता है। पद टू, सभी संभावित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे जाते हैं जैसे स्पीशीज जो अम्ल एवं क्षारक दोनों के रूप में कार्य करती हैं। पद थ्री है, उच्च के एल ए वाली अभिक्रिया को प्रारंभिक अभिक्रिया के रूप में चिन्हित किया जाता है, जबकि अन्य अभिक्रियाएं पूरक अभिक्रियाएं होती हैं। पद चार, प्रारंभिक अभिक्रिया की सभी स्पीशीज के निम्न मानों को सारणी के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। इसकी एक टेबल बनाई जाती है, जैसे प्रारंभिक सांद्रता सी, साम्य की ओर अग्रसर होने पर आयनन की मात्रा अल्फा के रूप में सांद्रता में परिवर्तन, और साम्य सांद्रता, ठीक है। पद चार, मुख्य अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक समीकरण में साम्य सांद्रताओं को रखकर अल्फा के लिए हल करते हैं। पद छह, मुख्य अभिक्रिया की स्पीशीज की सांद्रता की गणना करते हैं। और पद सेवन है पीएच की गणना। तो पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव या फिर एच पॉजिटिव। ओके, अब इसमें उदाहरण के थ्रू हम समझेंगे ये विधि क्या कहती है, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण यह है कि एच एफ का आयनन स्थिरांक है 3.2 × 10। ओके, एक मिनट रुकिएगा। 3.2, इसमें एनसीईआरटी में इसमें गलत दिया है, 3.2 × 10⁻⁴ है। 0.22 मोलैरिटी विलयन में एच एफ का की आयनन की मात्रा और विलयन में उपस्थित समस्त स्पीशीज H2O F तथा HF की सांद्रता तथा पीएच की गणना कीजिए, ठीक है। इसको मैं इधर रख देता हूँ। हम्म, तो निम्नलिखित प्रोटॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं संभव है। अब इसमें पहले देखिए, पहले है कि HF प्लस H2O, तो जो एसिड है हमारे पास HF, उसको पानी में मिला तो क्या हुआ, H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। इसमें Ka की वैल्यू 3.2 × 10⁻⁴ है, ठीक है। यहाँ पे दी हुई है, ये एक गिवन वैल्यू है। दूसरा जो है अभी संभवतः संभावना, वो क्या है कि H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस OH नेगेटिव। तो ये हम लोग ज्यादातर भूल जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब इसका जो के डब्ल्यू आएगा, वो क्या आएगा, 1 × 10⁻⁻14 आएगा। ये बहुत कम है जो कि, तो के ए बहुत ज्यादा है के डब्ल्यू से। तो जो मुख्य अभिक्रिया होगी, कुल मिला के इसमें बोल रहे हैं कि मान लीजिए दो एसिड लिए हैं आपने, सिंपल भाषा में बताऊं तो दो एसिड लिए हैं, एक स्ट्रांग है और एक बिल्कुल ही वीक है। मतलब मान लीजिए आपने
एक आपको शरबत बनाना है, तो आपने एक में उसमें गन्ने का रस डाला है और एक में पानी डाला है। तो पानी में शुगर की मात्रा बहुत कम है और गन्ने के रस में ही केवल शुगर की मात्रा है, तो आप पानी का वॉल्यूम जो है हटा सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसमें H2O को हटा दिया। अब देखिए इसमें जैसे लिखा है कि एनसीईआरटी में कि के ए की वैल्यू के डब्ल्यू से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मुख्य अभिक्रिया क्या होगी हमारी, ये एच एफ प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। अब इसमें प्रारंभिक सांद्रता क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है 0.02 और इसमें 0.0। तो सांद्रता परिवर्तन, अब इसमें अल्फा मान लिया हमने जो है इसका स्थिरांक है, तो पॉइंट माइनस इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा, तो सीधे सीधे उस पे जाएंगे। ये हाँ, ये रहा सीधे सीधे फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ये इन्होंने वही चीज़ की है जो हमने पहले देखी, तो उसको रिपीट रिपीट नहीं करेंगे। ये आ गई हमारी ये वैल्यू, 0.02 अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा इक्वल टू 3.2 इंटू 10 की पावर -4। तो इसमें अब हम लोग अल्फा के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है। अल्फा स्क्वायर, अच्छा इन्होंने पहले ये किया है। हम्म, देखिए अब इन्होंने, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें टू टू इंटू 10 की पावर -2 है, स्क्वायर आने पे -4 हो जाएगी। तो अब इस पूरी इक्वेशन को आप 10 की पावर +4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ का भी -4 कैंसिल, यहाँ का भी -4 कैंसिल हो जाएगा। ये इजी तरीका होता है करने का। और ये जो डेसिमल्स हैं या दशमलव है, इनको आप बनाए रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत डिफिकल्टी से सॉल्व होगा और पक्का ही गलत होता है। तो जो इसकी पावर है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। इक्वेशन हमारी ये बन रही। तो इससे अल्फा की वैल्यू आई है 0.12 और -0.12। अब नेगेटिव कभी जो है वो होता नहीं है, तो इसलिए +12, जैसा कि इसमें लिखा है। अल्फा का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, अतः अल्फा 0.12 स्पष्ट है कि आयनन मात्रा अल्फा इक्वल टू 0.12 हो, तो अन्य स्पीशीज जैसे एच एफ एफ माइनस की सांद्रता इस प्रकार है। देखिए अब H3O पॉजिटिव इक्वल टू F निगेटिव, इस वाली इक्वेशन में आप देखेंगे। हम्म, इस वाली इक्वेशन में आप देखेंगे H3O पॉजिटिव और F नेगेटिव, इनकी सांद्रता क्या थी, सेम थी इनकी सांद्रता, तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, H3O पॉजिटिव टू F नेगेटिव C अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू 0.12 और C की वैल्यू क्या है, 0.02। इसके आगे एच एफ की वैल्यू C × 1 - अल्फा, ये आ गई। अब पीएच क्या होगा, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव क्या है, H3O नेगेटिव और एच पॉजिटिव एक है, तो इसमें लॉग लगा के आपका आंसर इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये एक उदाहरण से हमने समझ लिया। ये भी उदाहरण एक और है, इसको भी समझते हैं हम। आज उदाहरण देखेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, एक और उदाहरण देखते हैं कि 0.1 मोलर एकल क्षारीय अम्ल का पीएच जो है वो 4.5 है साम्यावस्था पर H तथा HA, ठीक है। हाँ, ओके। H पॉजिटिव, A नेगेटिव तथा HA की सांद्रता की गणना कीजिए, साथ ही एकल क्षारीय अम्ल के K तथा पीके के मान की भी गणना कीजिए। अब इसमें सॉल्यूशन देखते हैं, आइए। पीएच इज इक्वल टू, ये हमें पता है फॉर्मूला, H पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव 10 की पावर। अच्छा, अब देखिए एक चीज, एक फॉर्मूला होता है कि जब आप इसमें से P को हटाते हैं ना, तो इसमें 10 की पावर माइनस जो है ये आ जाता है। देखिए अब मान लीजिए एक पेंसिल लेता हूँ, जो इस साइड में हमारा लिखा है, ये रहा, इस साइड पे लिखा है, इसको आप ऐसे करिए और यहाँ पे इक्वल टू ऐसे लगा दीजिए, पीएच, ठीक है। अब इस तरीके से समझाता हूँ आपको। हाँ, अब आपको एच कैपिटल है, सॉरी गलत कर दिया मैंने। तो इसमें अब आपको एच की वैल्यू अगर निकालनी होती है, इसमें ये देखिए एच की वैल्यू अगर निकालनी होती है, जो कि हमें निकालनी है एच पॉजिटिव की वैल्यू, तो इसके लिए हम लोग ये जो है एच पॉजिटिव, इसकी जो पीएच की वैल्यू है, इसको 10 की पावर नेगेटिव पीएच कर देते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, ओके, 10 की पावर नेगेटिव, 10 की पावर नेगेटिव 4.5, जिसकी वैल्यू उन्होंने जो है ये हमारी
आ गई 10⁻⁴.5। इसको सॉल्व करना है, ये लॉग से सॉल्व होता है, ठीक है। लॉग टेबल आपको पढ़नी आनी चाहिए, तब ये ऐसे करके चीजें सॉल्व होंगी। अब एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव इक्वल टू 3.16 इंटू 10⁻⁵ के ए के अल्फा, जो के ए होता है हमारे, उसकी एच पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव अपॉन एच ए। तो एच ए साफ इक्वल टू 0.1 माइनस, देखो वो होता है ना कि सी माइनस सी अल्फा, तो 0.1 माइनस 3.16 इंटू 10⁻⁵ ये सी अल्फा की वैल्यू है, ये देखिए, ये आपकी सी अल्फा की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू 0.1 है, पहले से ही दे रखी है इन्होंने। अब देखिएगा, एक चीज ये है कि इसमें ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, क्योंकि 10⁻⁵ है। तो इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0.1 ही हो जाएगा। तो के एज इक्वल टू हो गया 3.16 10⁻⁵ का स्क्वायर अपॉन 0.1 इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। तो तुम्हारा पी के जो है, पी के नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁸ लोगारिथम टेबल से आएंगे तो 8 आएगा। सो एच ए वियोजित और एच ए आरंभिक इंटू 100%। तो मतलब हमने के और पी के की वैल्यू की गणना कर ली। के मिल जाता तो पी के तुरंत ही मिल जाता, और के का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी अल्फा, या फिर उसको करें सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट उदाहरण जो है उसको उस पर ध्यान रखते हैं, इससे हम लोग का पक्का हो जाएगा। ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, आपको इसमें पता चल गया पावर जब नेगेटिव बहुत छोटी होती है तो क्या होता है। तो क्वेश्चन से पता चलता है, इन वाले जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं इनमें क्वेश्चन से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ और रैप अप भी करना है। सॉरी, 0.08 m हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं इसको, फॉर्मूला याद रखिएगा HOCl के विलयन के पीएच की गणना कीजिए, ठीक है। इसके पीएच की गणना कीजिए। अम्ल का आयनन स्थिरांक जो है वो दिया गया 2.5 इंटू 10⁻⁵, और HOCl की वियोजन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें HOCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस ClO नेगेटिव, ओके। सो इसकी प्रारंभिक सांद्रता 0.8 दी है, और इसको पहले रब करना है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगली स्लाइड में रब हो जाएगा। साम्यावस्था के लिए परिवर्तन m जो है -x+x+x, तो इसमें 0.08, वो हमने इसको पूरा जो सी अल्फा है ना, तो उसको हमने पूरा x, उस वैल्यू को पूरा x ले लिया है। तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें x ही पूछा गया, सी अल्फा अलग अलग नहीं दिया गया, इसमें पूरा x पूछा गया इसलिए। तो 0.08 माइनस x+x+x, तो के की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर अपॉन 0.08 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 0.08 इक्वल टू, इसकी वैल्यू उन्होंने निकाली है ये। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा इसमें इन्होंने वैल्यू क्या दी है ये? 2.5 इंटू 10⁻⁵। एक सेकंड रुकिएगा। के ए की वैल्यू जो है वो है, के की वैल्यू क्या है? 2.5 इंटू 10⁻⁵ जो कि दी हुई है। तो इसमें से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स मतलब एच प्लस एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन पूरी निकालनी थी, मतलब सी अल्फा पूरा निकालना था। तो अतः वियोजन प्रतिशतता जो है HOCl वियोजित अपॉन HOCl आरंभिक इंटू 100, ये आ गई 1.76%, और इसका पीएच आ गया पॉइंट लॉगरिथम ऑफ 1.41 इंटू 10⁻⁻3 2.85, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें इसमें नया क्या सीखने को मिला, सी अल्फा अलग अलग नहीं पूछा गया था ना, सी पूछा गया था ना अल्फा, तो इसलिए एक्स में इक्वेशन सॉल्व कर दी डायरेक्टली। तो ये इजी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, वो ये है कि इसमें इन्होंने माइनस एक्स को गायब कर दिया। ये इन्होंने ऐसा किया है, देखिए, ये जो 0.08 है ना, ये डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई होगा जाके, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2.5 इंटू 10⁻⁵ 0.8 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस एक्स जो है वो 2.5 इंटू 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई होगा। अब
2.5 × 10⁻⁵ इतनी छोटी है कि जब वो x से मल्टीप्लाई होगी तो वो नेग्लिजिबल होगी, तो वो सब्ट्रैक्ट करने में भी कुछ नहीं होगी, जैसे हमने पहले किया है उसको उन्होंने पहले से हटा दिया। आप भी ये डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। और जब ये 0.08 से मल्टीप्लाई होगी तो ये जो है इसका जो माइनस की पावर है वो थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए नेग्लिजिबल नहीं होगी, जैसे यहाँ पे माइनस की पावर कम होकर 0.3 हो गई, तो इस वजह से तो इसमें ये किया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल हम पढ़ेंगे दुर्बल क्षारकों का आयनन, के तथा केबी में संबंध, द्वि एवं बहु क्षारकीय अम्ल एवं द्वि एवं बहु अम्लीय क्षारक। ठीक है, तो धन्यवाद, लेट्स मीट टुमारो, थैंक यू सो मच।